हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो फिज़िक्स की क्लास जो है कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे। आज हम ये देखने वाले हैं जो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देख रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ राजकुमार तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब स्टूडियो। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। वीडियो को यदि लाइक कीजिए, यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम को हमने देखा था, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया। अब उसको देखेंगे हम, जैसा टॉपिक है हमारा, क्या देखेंगे? कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, कि इससे हम निष्कर्ष निकाल आएंगे, कंक्लूजन्स भी बोल सकते हो, कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो आप लोगों को न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है ना, सूत्र रूप में F बराबर m ए पढ़े थे हम। F क्या था? बल था। m क्या? मास। और ये क्या था? त्वरण। ठीक है, जो लगाया गया जो बल है द्रव्यमान और त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि हम बल को नियत ले लें तो त्वरण और द्रव्यमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। क्या होंगे? त्वरण और द्रव्यमान एक दूसरे के क्या होंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे। तो न्यूटन के गति का जो निष्कर्ष है वो कितनी अवधारणाओं पर आधारित है? नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास, एंड नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, बल की माप। पहला क्या दिखेंगे? जड़ती, और भी है, 3-4 है। मेन जो पॉइंट है हमारा कि न्यूटन के गति का जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें 2 टॉपिक को देखेंगे, फिर तीसरा चौथा टॉपिक भी देखेंगे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? जड़त्व द्रव्यमान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। तो जैसे कि मैं बताया था, है ना, जड़ती द्रव्यमान की अवधारणा फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या देखे थे अपन? न्यूटन सेकंड लॉ, इसको हम देख रहे हैं F इक्वल टू एम ए, दिस इज इक्वल टू F बाई एम। तो A इज द इनवर्सली प्रोपोर्शन टू M। ठीक है, तो न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम था F बराबर ma से हमने क्या निकाला? एक्सेलरेशन यदि फोर्स कांस्टेंट हो तो दिए गए जो बल है, दिए गए बल के लिए किसी भी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है दैट इज इक्वल टू F बाई एम। ठीक है, तो दिए गए बल के लिए किसी वस्तु में जो त्वरण होता है उसके द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लीजिए, दिए गए बल के लिए किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Thus for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of the body। क्या लिखोगे? force, ठीक है, thus for a given force acceleration is inversely proportional to the mass of the body। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं? What do you understand? ये ज़्यादा होगा, m क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो a क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ग्रेटर, ये क्या होगा? मिनिमम। ठीक, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होता है? उतना ही कम होता है। क्या लिखेंगे? जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसमें त्वरण उतना ही कम होगा। ठीक है, मोर इज द मास ऑफ ए बॉडी, क्या लिखोगे? मोर इज द मास ऑफ बॉडी लेस देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान, इसका अर्थ क्या होगा? जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है वह, जिस वस्तु का जितना ही द्रव्यमान होगा वह किसी बल द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन का उतना ही क्या करेगा? विरोध करेगा।
कोई भारी चीज़ है और कोई हल्की चीज़ है। भारी चीज़ को आप खसका के देखिए, आपको ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी या फिर खिसकेगा ही नहीं। वही कोई हल्की वस्तु है, भारी वस्तु का जड़ तो अधिक होता है, हल्की वस्तु का जड़ तो क्या होता है, कम होता है। तो भारी वस्तु को सरकाने के लिए आपको ज़्यादा बल की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसका त्वरण क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, कम होगा ना। तो इट मीन्स दैट द बॉडी, क्या लिखा होगा, इट मीन्स दैट द बॉडी हैविंग मोर मास, इट मीन्स दैट द बॉडी हैविंग मोर मास विल ऑफर more opposition to the change produced by a force, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा वह लगाए जाने वाले, है ना, या अपने द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन का उतना ही विरोध करता है। इट मीन्स दैट द बॉडी हैविंग मोर मास विल ऑफर मोर अपोजिशन टू चेंज प्रोड्यूस बाय फोर्स, ठीक। इट इज़ क्लियर दैट, ये क्या होता है, इट इज़ क्लियर दैट मास ऑफ ए बॉडी मेजर इट्स इनर्शिया, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको और अच्छे से समझा देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो CBSE पैटर्न्स के हैं, ये तो CG वाले हो गए, सिंपल सी बात है। इसको हम फिर से एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे समझ लीजिए। लिखिए चलिए, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F equal to ma, then A equal to F by m. A is equal to F by m. A equal to F by m. लिखिए, larger the mass of a body, larger the mass of a body, क्या होगा बोलिए, smaller is the acceleration, smaller is the acceleration produced in it by a given force, and hence greater is the inertia, उसका क्या होगा, जड़त्व भी ज़्यादा होगा। जैसे ने बताया था, कोई भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु के अपेक्षा क्या ज़्यादा होता है। Thus mass of a body is a, thus the mass of a body is a measure of inertia of the body, ठीक है। mass of the body measure of the inertia of the body in linear motion, okay, क्लियर हुआ। such a mass which accounts for linear inertia of the body is known as inertial mass of the body, जिसको हम बोलते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान। यदि हम क्या करें, F इक्वल टू एम में A इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो F इक्वल टू क्या होगा, m इंटू 1, F इक्वल टू m हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं mi, क्या लिखेंगे, F इक्वल टू mi, वेयर I इज द इनर्शियल, ठीक। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, लिखिए, वी may define inertial mass of the body, we may define the inertial mass of a body as the force required to produce unit acceleration in the body, ठीक है, यूनिट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये जो लगाया गया बल उसे जड़ती द्रव्यमान के बराबर कब होगा, जब कोई वस्तु उसमें एकांक त्वरण उत्पन्न कर दे। क्लियर दैट, इट इज़ क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखेंगे बल की माप, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, क्लियर हुआ। इधर देख ले थोड़ा सा, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। आज की एक वीडियो में अपलोडिंग करने के लिए लगाए हैं, लेकिन अभी तक अपलोडिंग नहीं हुआ। देखिए, इसमें हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, कम से कम 4-4 GB की वीडियो होती है, और उसके लिए अपन कभी कभी नेट नहीं चलता है, 12-12 घंटे लोडिंग में हो जाता है। तो नेट चला तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नेट स्लो होता है, इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनता है, तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। कुछ लगता नहीं है शेयर करने में, आपके दोस्तों का भला ही हो जाएगा। अब देखिए, F इज इक्वल टू ma, वंस अगेन, A इज व्हाट, एक्सेलरेशंस। A इक्वल टू क्या होता है, डेल V अपॉन डेल T लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम किसको देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ये होगा डेल V अपॉन डेल T।
मेजरमेंट ऑफ फोर्स, बल की माप। ठीक है, अब फिर से देखेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। लेट एन अप्लाइंग फोर्स, क्या लिखेंगे, लेट एन अप्लाइंग फोर्स, अब लगाया गया बल कितना होगा, A होगा। यदि किसी वस्तु पर डेल टी समय में क्या लगाते हैं, फोर्स F लगाते हैं, जब से उस वस्तु का क्या होता है, यदि किसी वस्तु में डेल टी समय में बल F लगाते हैं, तो इसके वेग में परिवर्तन डेल वी हो जाता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेल, देन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू A इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन 20 वीक। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, F इक्वल टू M डेल वी अपॉन डेल ई। अब क्या लिखोगे, दस इफ द मास ऑफ अ बॉडी, इफ क्या लिखोगे, दस इफ द मास ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट एंड द चेंज इन वेलोसिटी डेल वी ड्यूरिंग टाइम टी, क्या लिखोगे, द मास ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी लिख लो, एंड द चेंज इन वेलोसिटी डेल वी ड्यूरिंग टाइम डेल टी is known as force, can be measurement with the force constant। ओके, तो हमने ये देखा यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात हो तो दिए गए समय डेल टी वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल टी का मान ज्ञात हो, तो इस सूत्र की सहायता से हम दिए गए बल की गणना कर सकते हैं, और यही न्यूटन गति का द्वितीय नियम बल के मापन की विधि को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मतलब यदि हमको कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका हमको क्या नाम मालूम हो, माप मालूम हो, सॉरी द्रव्यमान मालूम हो, और डेल्टी समय में उसमें वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम ज्ञात करें मालूम हो, तो उस वस्तु के बल की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट इधर? ओके, द फोर्स अप्लाइड योर बॉडी कैन बी कैलकुलेट, आसानी से हम कर सकते हैं। अब ये देखिए इसमें है कि नो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलॉन्ग स्टैंड। तीसरा लिख लीजिए, नो फोर्स रिक्वायर्ड, यदि कोई बॉडी एक समान गति से तैर रही है, नो फोर्स रिक्वायर्ड। मान लो किसी वस्तु में त्वरण शून्य होता है, तो लगाया गया बल भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो लिखिए चलिए, नो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली along ए स्ट्रेट लाइन। क्या लिखोगे, नो फोर्स रिक्वायर्ड मीन टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली along ए स्ट्रेट लाइन। अब मान लो कोई बॉडी न्यूटन के फर्स्ट वही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, चौक किधर गए, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में F इक्वल टू ma, यदि A इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन, है ना। यदि किसी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन ना हो रहा, मतलब त्वरण शून्य हो, तो उस वस्तु पर लगाया गया बल 0 होता है। माने यदि यह वस्तु सरल रेखा में बिना त्वरण के चल रही है, तो उस वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है, 0 होता है, या उसके लिए कोई बल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो किसी वस्तु को सरल रेखा में एक समान चलाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से लेंगे, यदि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा, तो बल क्या होगा, 0 हो जाता है। ठीक है, तो स्पष्ट है किसी वस्तु को एक समान वेग से चलाने के लिए
यदि किसी वस्तु को एक समान वेग से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए नो फोर्स रिक्वायरमेंट। क्लियर हुआ? चलिए अब फोर्थ, ये हम क्या देख रहे हैं? कैलकुलेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब न्यूटन का जो प्रथम नियम है क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम गति के द्वितीय नियम में समाहित है। ठीक है, न्यूटन का जो प्रथम नियम द्वितीय नियम है प्रथम नियम में समाहित है। क्लियर? देखिए प्रथम नियम क्या बोल रहा है? यदि कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान गति से चल रही है तो उसी वेग से चलती रहेगी जब इस पर बाह्य बल न लगाया जाए, माने बल की वैल्यू 0 है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, रेस्ट फॉर्म में है, तो उसी फॉर्म में कब तक रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। माने यहाँ पर क्या बोल रहा है? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कब होगा? जब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी अल्सो 0 होगा कि नहीं? लिखिए यहाँ पर, तो यदि F बराबर 0 रख दे हैं तो क्या होता है? A = 0। ठीक है, नो फोर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये न्यूटन्स सेकंड लॉ इज इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, इफ क्या रख देते हैं अपन? F = 0, तो 0 = M में इट मीन्स A = 0, नो एक्सीलरेशन पड़ो, माने कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो एक समय से गति होती है तो उसका त्वरण क्या होता है? 0 होता है। यदि वस्तु पर कोई बल अर्पित न किया जाए तो वस्तु विरामावस्था में रहेगी, और जब वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसी वेग से क्या करती रहेगी? गति करती रहेगी। ओके, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज contained इन द सेकेंड लॉ। वी नो दैट F = M, F = 0 होते हैं 0 when a body is at rest or is moving with uniform velocity, then its acceleration is 0. Therefore, is no external force is applied on a body at rest, then it will continue state of rest, and if the body is moving uniformly, it will continue to do so. This is nothing but Newton's first law of motion. तो ये हमने कंक्लूजन देखा। आई होप आप लोगों को ये सब 4 चीज़ें क्या होगी समझ में। न्यूटन्स सेकेंड लॉ कंटेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इफ एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन नो फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब हम एक नया चीज़ आज देखेंगे, इम्पल्स, आवेग। क्या देखेंगे? एक नया चीज़, इम्पल्स, आवेग देखेंगे। तो आवेग को दर्शाने के लिए हमको सबसे पहले बल की अवधारणा को, समय की अवधारणा को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, बल और समय को। आप एक काम करिए, एक खीला लीजिए, खीला एक लेंगे नेल, और 2 हथौड़ी लीजिए, एक भारी हथौड़ी और एक हल्की हथौड़ी। तो जब हम दीवार में खीला ठोकेंगे तो भारी हथौड़ी से हमको 2 बार 3 बार में ही अंदर चल जाएगा खीला। यदि हमको हल्की हथौड़ी रहेगी तो खीला को ठोकने के लिए हमको ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। माने कि जब फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, होगा कि नहीं? देखिए, यदि टाइम ज़्यादा है तो फोर्स कम, टाइम कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो इसी को हम आवेग देखेंगे कि आवेग जो होता है किसका किस्सा। आवेग को यदि हम जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टो सी प्रगत, तो F डेल टी बल और समय में परिवर्तन के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? आवेग। ठीक, तो आइए देखते हैं आवेग के कैलकुलेशंस क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो आवेग क्या होता है? बल
और समय के गुणनफल की माप होती है। किसी वस्तु में संवेग क्या लिखोगे, चलिए लिखते चलिए आप लोग। क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के संवेग में, देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। आप देखेंगे कि मान लो कोई खिलाड़ी है, माने क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में जब फील्डिंग करता है ना, तो गेंद को कैच करने के लिए थोड़ा सा हाथ को पीछे कर लेता है। ऐसा करने से क्या होता है, समय का मान, या ऐसा करने से समय बढ़ जाता है और बल का मान कम हो जाता है। अगर ऐसे ही करके रोकेगा तो फट से बॉल गिरेगा और उसको चोट ज़्यादा आएगी। क्लियर। यदि हम कंचा जो होता है ना, उसको हम फर्श में फेंकेंगे तो ज़्यादा क्या करेगा, रिफ्लेक्स होके कूदेगा किसके अपेक्षा, बालू में धंस जाएगा वो। ठीक है। जो सर्कस के जो कलाकार जो होते हैं ना, जब ऊपर कलाकारी करते, नीचे जो है जाली लगाते हैं, यदि वो गिरे तो उनको चोट कम लगे क्योंकि बल का मान कम हो जाएगा। तो यही चीज़ है आवेग, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स, रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से या जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी वस्तु के संवेग में एक परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। क्या बोला मैं, संवेग समझते थे ना, द्रव्यमान गुणित वेग। तो किसी भी वस्तु के संवेग में हम परिवर्तन दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, कम परिमाण का बल अधिक समय के लिए। क्या बोला मैं, हिंदी में लिखिए चलिए। कम परिमाण का बल, पहला कम परिमाण का बल अधिक समय के लिए। ठीक है। दूसरा, अधिक परिमाण का समय अधिक परिमाण का बल कम समय के लिए। वही चीज है बोला, F इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। ठीक है। किसी वस्तु के संवेग में जो चेंजेस होता है दो प्रकार से होता है। ठीक है। कैसे होता है, अधिक परिमाण का बल अल्प समय अंतराल के लिए या कम समय अंतराल के लिए। तो जैसे मैंने बताया था, F इक्वल टू ma, a इज वाट, एक्सीलरेशन, ये क्या था, डेल वी अपॉन डेल टी। F इक्वल टू m डेल वी अपॉन डेल टी। इसी सूत्र से हमको निकला ना, ये देखो ये निकला। तो F इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो इंग्लिश मीडियम वाले, इट इज क्लियर फ्रॉम द, ये लिख लीजिए फार्मूला, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव फार्मूला, माने दिए गए या उपरोक्त सूत्र से यह निष्कर्ष होता है, दैट इज ए डेफिनेट चेंज इन द, दैट इज ए डेफिनेट चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रोड्यूस इन द हेड टू वेज। नंबर वन क्या होगा, बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, बाय अप्लाइंग फोर्स, लिख लीजिए, बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक। नंबर दो, बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक। अधिक परिमाण का बल कम समय के लिए और कम परिमाण का बल अधिक समय के लिए। ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया, नंबर वन लिख लीजिए, इन हिटिंग ए बॉल विथ ए बैट, इन हिटिंग ए बॉल विथ ए बैट। नंबर दो, इंड्यूरिंग ए नेल इन ए वुडन ब्लॉक विद ए हैमर। मैं बताया था ना कि हथौड़ी से किसी ब्लॉक को छेद कर सकते हैं। यदि हथौड़ी बड़ा है तो उसमें क्या करेगा, शॉर्ट टाइम में हमको मैक्सिमम फोर्स लगेगा। यदि हथौड़ी छोटा है
तो मैक्सिमम टाइम में मिनिमम फोर्स लगेगा। ठीक, इन फायरिंग ए गन, जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं उसका भी एक एग्जांपल है। ए वेरी लार्ज फोर्स, क्या लिखेंगे, देखिए, ए वेरी लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इन सच सिचुएशन द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इन सच सिचुएशन द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन मोर कंपोनेंट, ठीक, मोर कंपोनेंट देन द फोर्स एंड टाइम इंटरवल। ठीक है, लिख लिए। द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू, द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू इट्स एप्लीकेशन इज नोन एज इम्पल्स। माने आवेग बल के कुल प्रभाव की क्या होती है, मेजरमेंट होती है, माप होती है। ठीक है, द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू इट्स एप्लीकेशन इज नोन एज इम्पल्स। आवेग बल के कुल प्रभाव की क्या होती है, माप होती है। द इम्पल्स इज गिवन बाय द, मैं बताया था, द इम्पल्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। ओके, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम इंटरवल से। अब इसका मैथमेटिकल्स फॉर्म देखेंगे हम, क्या देखेंगे, मैथमेटिकल्स फॉर्म। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, क्या लिखेंगे, इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, इफ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑफ अ बॉडी, इफ, क्या लिखोगे, ए फोर्स एफ अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी, यदि किसी वस्तु पर, इफ ए फोर्स एफ अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी, यदि किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए, डेल टी के लिए हम बल F लगा रहे हैं, देन द इम्पल्स ऑफ फोर्स, देन द इम्पल्स ऑफ फोर्स, इसको हम देखो डीजे भी लिख सकते हैं, मैं बताया था, टाउ भी लिख सकते हैं, डी टाउ, डीजे इक्वल टू F इंटू कितना होगा, डेल टी। क्लियर, वहाँ डीजे इक्वल टू F इंटू डेल टी, ये सदिश राशि आपको सबको मालूम है। इफ टाइम इंटरवल, इफ टाइम इंटरवल, क्या लिखोगे, इफ टाइम इंटरवल फ्रॉम T1 टू T2, समय क्या बढ़ रहा है, टाइम इंटरवल फ्रॉम T1 टू T2, देन द इम्पल्स ऑफ फोर्स, यदि समय का मान T1 से बढ़कर T2 होता है, देन द इम्पल्स ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय द फार्मूला, है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड टू एबो इक्वेशन, इंटीग्रेटेड टू डीजे कर दो, डी टाउ कर लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, क्या करेंगे, 0 टू टाउ इक्वल टू एफ और डी टी कर दो या डेल टी कर दो, ये हो जाएगा T1 से T2। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशंस करेंगे। इंटीग्रेशन तो आप लोगों को बताया था मैं, ये f क्या है, कांस्टेंट राशि, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और f को यदि हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ भी आता है 1, तो बचेगा कितना, टाउ, 0 से टाउ, यहाँ पर f कितना बचेगा, t, और T1 से T2, तो जाएगा टाउ माइनस 0, यहाँ रख देंगे f, T2 माइनस T1। क्लियर, तो टाउ इक्वल टू एफ और T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू एफ डेल टी। ये आपका मैथमेटिकल्स फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, और स्केलर फॉर्म है ये, है ना, स्केलर फॉर्म है। यहाँ तक क्लियर हो गया संवेग का। अब हम देखेंगे आवेग और संवेग का थ्योरम। हमारी वीडियो 29 मिनट की हो गई है,
थोड़ा देर और देखेंगे। क्लियर? तो अब हम देखेंगे आवेग और संवेग का थ्योरम। क्या है हमारा टॉपिक? आवेग और संवेग का थ्योरम। नंबर 1 थ्योरम। क्लियर है? इसको मिटा दें। मिटाने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। क्या है? इम्पल्स इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या लिखेंगे? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है। पहला, इस प्रमेय के अनुसार किसी बल का आवेग, इसके थ्योरम क्या है? इस प्रमेय के अनुसार किसी बल का आवेग, क्या लिखेंगे? इस प्रमेय के अनुसार किसी बल का आवेग उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में, क्या लिखोगे? इस प्रमेय के अनुसार किसी बल का आवेग, किसी भी बल का आवेग इस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। बल का आवेग उस बल के कारण उत्पन्न संवेग के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? थोड़ा सा स्टैंड हिल जा रहा है। मान लो किसी वस्तु पर बल F, माना किसी वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं? सपोज किसी वस्तु पर बल F लगा रहे हैं। ठीक है। कितने समय तक? टेल टी समय। लेट ए वेरिएबल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। किसी वस्तु पर हम बल F लगा रहे हैं। लेट ए वेरिएबल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। ठीक है। एंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिकम्स P। बल F लगाने पर संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन कितना हो जा रहा है? डेल P। किसी वस्तु पर एक परिवर्ती बल, क्या लिखोगे? लेट ए वेरिएबल फोर्स F अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिकम्स P, है ना, एट T इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट T इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम T कितना हो रहा है? एट T इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी वस्तु पर हम बल F लगा रहे हैं। संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? डेल P हो जा रहा है। टाइम कितना हो रहा है? T हो जा रहा है। ठीक है। माना कि किसी वस्तु पर एक परिवर्ती बल F समांतर डेल T तक लगाए जाने पर उसमें संवेग में परिवर्तन डेल P हो जाता है। अब हम लगाएंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से। क्या लगाएंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए बार बार वही चीज़ हो रहा, बार बार वही चीज। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है? संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो F इक्वल टू क्या था हमारा पास? तो dP अपॉन dt। तो dP इज इक्वल टू F और dt। ठीक है। क्या हो रहा है? F इक्वल टू dP अपॉन dt। तो dP इक्वल टू F dt। इफ, अब लिखोगे इफ P1 एंड P2 बी द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है। टाइम एट टाइम T इक्वल टू T1। मोमेंटम कितना हो रहा है? P1। समय T बराबर T1 पर संवेग कितना है? P1 है। एंड टाइम T इक्वल टू T2। मोमेंटम
v कितना हो जा रहा है p2। समय t1 पर संवेग p1 और समय t2 पर संवेग कितना हो रहा है t2 हो रहा है। तो इस दिए गए समीकरण का हम क्या करेंगे, उपरोक्त सीमाओं में समाकलन करते हैं। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कीजिए p1 p2 कितना हो जाएगा dp, समय कितना था t1 t2 f और dt। क्लियर। इंटीग्रेटेड टू अवॉइड इक्वेशन फ्रॉम प्रॉपर लिमिट। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा p, ठीक है, p1 p2। यहाँ पर बाहर निकला, किसके रिस्पेक्ट में होगा, समय के, तो t2 है t1। तो हो जाएगा, एक बार p2 रखिए एक बार p1 रखिए, इसमें f एक बार t2 रखिए एक बार t1 रखिए। तो ये कितना हो जाएगा, डेल p इज इक्वल टू f डेल t, है ना, या फिर डेल t, या इसको भी डेल t कर सकते हैं ना अपन, या dt या डेल t, ठीक है। तो डेल p एफ डेल t क्या था, टाउ इक्वल टू एफ डेल t था। तो ये जो हो जाएगा टाउ इक्वल टू डेल p, ये किसकी वैल्यू है, संवेग, ये क्या है संवेग परिवर्तन, और ये कितना है आवेग। तो इससे हमको प्रूफ होता है संवेग में परिवर्तन उसके आवेग के बराबर होता है। इम्पल्स इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये हम लोग पहला कांस्टेंट, पहला क्या टॉपिक लिया था, इफ फोर्स इज द वेरिएबल, जब परिवर्ती बल हो, जब बल परिवर्ती हो। क्लियर हुआ। द फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। क्लियर हुआ। तो J इक्वल टू डेल पी, J इक्वल टू डेल पी या टाउ इक्वल टू डेल पी। अब सेकंड हम लिखेंगे, सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, फोर्स इज कांस्टेंट। फोर्स इज कांस्टेंट, ये क्या था, फोर्स इज वेरिएबल। अब सेकंड हम क्या देखेंगे, फोर्स इज कांस्टेंट, इसको मिटा देते हैं। पहला क्या था, परिवर्ती बल था, दूसरा अचर बल। नंबर 2 फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। पहला हमने देखा, अब सेकंड देखेंगे। क्या देखेंगे, सेकंड, द इम्पल्स ऑफ वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस फोर्स, ठीक है, ये हमने देखा। अब देखेंगे कौन सा, कांस्टेंट फोर्स। वही चीज़ निकालेंगे, P2 माइनस P1 जो हमने निकाला है वही चीज़ निकालेंगे। P2 माइनस P1 इक्वल टू एफ इंटीग्रेशन एफ डेल टी आ जाएगा ना। क्या निकाला था हमने, P2 माइनस P1 इक्वल टू एफ T1 T2 और डेल टी या डी टी। तो P2 माइनस P1 इक्वल टू एफ, और ये निकला था T2 और T1, या P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एफ T2 माइनस T1, या P2 माइनस P1 इक्वल टू एफ डेल टी। तो ये क्या था हमारे पास, संवेग में परिवर्तन, और J इक्वल टू क्या होता है, एफ डेल टी। तो ये हो जाएगा डेल पी इक्वल टू J, ये हमने देखा।
संवेग में परिवर्तन उसके आवेग के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन उसके आवेग के बराबर होता है। ठीक है, तो therefore the impulse of constant force is equal to the change in momentum produced by the force. As the impulse of force may be given the change in momentum, therefore CGS and SI unit of impulse may be written by ग्राम सेंटीमीटर एंड किलोग्राम सेंटीमीटर। कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज देखा। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या देखा? कंक्लूजन्स देखा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, है ना, इम्पल्स देखा एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी देखा। ठीक, अब हम कल देखेंगे आवेग की ग्राफिकल मेथड देखेंगे, या फिर इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसका एग्जांपल भी हमने दे दिया था मोमेंटम का, इम्पल्स का, आवेग का। तो कल हम देखेंगे क्या, कौन सा? न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्या देखेंगे? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या देखेंगे? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या देखेंगे? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बारे में देखेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया बल देखेंगे। ओके, और इसका एग्जाम्पल देखेंगे, घोड़ा गाड़ी वाला भी देखेंगे, बुलक कार्ट वाला जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद न्यूटन के गति के तृतीय नियम से रैखिक संवेग संरक्षण की पुष्टि करेंगे, रैखिक संवेग संरक्षण भी देखेंगे। तो ऐसा टॉपिक अच्छा मज़ेदार है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम 40 मिनट से ज़्यादा की वीडियो को नहीं बनाते हैं। तो बाद में यही करूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। ओके, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। देखते रहिए हमारी वीडियो को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि आपको चैनल नए नए मिलते रहें। थैंक यू।